आज के वीडियो में है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गर्ग एजुकेशन टेक में आपका स्वागत है। आज वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7 विषय गणित के लिए पेपर लेकर आया हूँ, जिसका पूर्णांक है 70 अंक और समय है 2 घंटे 30 मिनट। स्टार्ट करेंगे इसके निर्देशों से। तो सामान्य निर्देश हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अपना रोल नंबर सबसे पहले लिखना है, अपना प्रश्न पत्र, अपना पेपर मिलते ही। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न पत्र में, सबको करना कंपलसरी है। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको एग्ज़ाम के अंदर, एक प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा और एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी। इस प्रश्न पत्र में से, इस पेपर में से प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर उस उत्तर पुस्तिका में देने हैं। चौथा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंड का मतलब है, कोई प्रश्न ऐसा है जिसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो वो आंतरिक खंड के प्रश्न उस प्रश्न के लिए कहलाएंगे। तो उस प्रश्न के सभी आंतरिक खंडों के प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में एक जगह पर ही एक साथ लिखना है। उस प्रश्न को जैसे ही उसके उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे प्रश्नों के, उस आंतरिक खंड के प्रश्नों के उत्तर एक जगह पर ही लिखने हैं। पांचवा निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तालिका बनाकर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, इस वीडियो में मैंने तालिका बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 1, 26/100 का दशमलव संख्या में मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 100। पहले प्रश्न का सही ऑप्शन है 0.26, 0.26। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, एक दुकानदार को रुपये 250 की वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो सही ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके निकालेंगे तो सही उत्तर आएगा इसका व्यय रुपये 300 रुपये का लाभ, इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 300 रुपये होगा। तो दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है व्यय। तीसरा प्रश्न है, 5/6 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में जिसका हर 18 हो में बदलने पर संख्या प्राप्त होगी। 5/6 को ऐसी संख्या में बदलें, ऐसी परिमेय संख्या में बदलें जिसका हर 18 हो। यहाँ पर हर देखिए 6 है, तो इसको 18 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। जब हर को 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और जब हर को 3 से गुणा किया है तो अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश में 15 आ जाएगा, हर में 18 आ जाएगा। इस तरह से सही उत्तर होगा 15/18, और यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 15/18, तीसरे में ए। प्रश्न संख्या 4, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेमी व क्षेत्रफल 120 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का आधार होगा। तो भाग दे देंगे 120 में 10 का। इस तरह से
सही ऑप्शन आ जाएगा चौथे प्रश्न में 12 सेमी। पांचवा प्रश्न है 5a प्लस 2b में से 2a प्लस 3b को घटाने पर प्राप्त होगा। तो हमें 5a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 3b करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3a माइनस b, 3a माइनस b। सही ऑप्शन पाँचवें का और इन 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए एक तालिका बनी हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए इसको कहते हैं आंतरिक खंड के प्रश्न। ये प्रश्न संख्या 6 है और इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये हैं आंतरिक खंड के प्रश्न। तो उत्तर पुस्तिका में जब इस प्रश्न को लिखने का नंबर आएगा, जब भी इस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो 6 नंबर लगाएंगे, वहाँ लिखेंगे 6 नंबर 6 और उसके आगे ये रोमन में 1 2 3 4 5 या इनको उल्टे सीधे फिर भी लिख सकते हैं, जैसे दूसरा रोमन का दूसरा, चौथा, पहला, लेकिन 6 नंबर लगा के ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पर लिखने हैं, एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि 6 नंबर लगा दिया फिर पहला लिख दिया, फिर 7वां प्रश्न कर लिया, 8वां कर लिया, 9वां कर लिया, फिर 6 नंबर लगा के दूसरे तीसरे कर लिए। ऐसा नहीं, जब 6वां प्रश्न करेंगे तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही बार में एक ही जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आंतरिक खंड हो गया। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रिक्त 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को रिक्त स्थान कहते हैं। ये रिक्त स्थान भरने हैं। इनमें रिक्त स्थानों में क्या आएगा, क्या शब्द आएगा, वो अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के होता है, बराबर होता है या बड़ा होता है या छोटा होता है, क्या होता है। चौथा प्रश्न है, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी क्या कहलाती है, रिक्त स्थान कहलाती है। पांचवा प्रश्न, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों रिक्त स्थान कहलाते हैं। अब इनके उत्तर देखेंगे। तो पहला है, एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए, रिक्त स्थान में आ जाएगा बराबर। दूसरा प्रश्न है, रिक्त 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में त्रिभुज आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है, रिक्त स्थान में आ जाएगा परिधि। पांचवा प्रश्न, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों समान पद कहलाते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में समान पद आ जाएगा। अब यहाँ 7वां प्रश्न है जिसमें कथन दिए हुए हैं, ये सही हैं या गलत हैं, ये चेक करना है, ये जांचना है। यदि कथन सही है तो सत्य लिखना है और कथन गलत है तो असत्य लिखना है। तो 7वें प्रश्न का पहला आंतरिक खंड के प्रश्न हैं ये भी, इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर एक साथ एक ही जगह पर लिखने हैं। तो 7वें का पहला है, शून्य
सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। ये कथन सही है, इसलिए हम लिखेंगे इसमें सत्य। 7वें में आंतरिक खंड का दूसरा प्रश्न है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे हमेशा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये कथन गलत है। दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी तो वो हमेशा एक दूसरे को समकोण पर ही नहीं काटेंगी। समकोण पर भी काट सकती हैं, लेकिन किसी भी कोण पर वो काट सकती हैं। तो ये कथन गलत है, इसलिए लिख दिया है असत्य। 7वें प्रश्न का तीसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए लिख दिया है सत्य। 7वें का चौथा आंतरिक खंड का प्रश्न है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ये कथन गलत है, इसलिए लिख दिया है असत्य। 7वें का आंतरिक खंड का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, दो समान पदों का योग या अंतर एक अन्य समान पद होता है। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आ जाएगा सत्य। अब है प्रश्न संख्या 8। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किमी की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो चूँकि इसलिए से ये सवाल होगा, तो चूँकि गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी 43.2 बटे 2.4 किलोमीटर। और इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर भी दशमलव एक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव कैंसिल हो जाएगी। फिर 432 बटे 24 आ जाएगा, और जब इनको काटेंगे, काट पीटने के बाद में आएगा हमारा 18 किलोमीटर। तो ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है, देखिए इसमें दो प्रश्न हैं 9वें प्रश्न में। इसको भी आंतरिक खंड का प्रश्न ही कहेंगे। 63 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उनको पूरक कोण कहते हैं आपस में। तो 63 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 63 डिग्री, और 90 माइनस 63 डिग्री आ जाएगा 27 डिग्री। तो 63 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 27 डिग्री। इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 का दूसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, 87 डिग्री का समपूरक कोण। यहाँ समपूरक है, देखिए एक में पूरक और एक में समपूरक। समपूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो 87 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 87, और जब 180 में से 87 कम हो जाएंगे तो आ जाएगा 93 डिग्री। तो 87 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 93 डिग्री। अब है प्रश्न संख्या 10। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है। देखिए ये इसका आकृति दी हुई है इस प्रश्न में, जिसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप जानते हैं? इसकी जो परिधि है, बाउंड्री है, वो कितनी है कुल मिला के, बस वो निकालना है। यही परिमाप होता है।
तो बाउंड्री आप देख सकते हैं आधा सर्किल है। तो यहाँ देखिए इसको हल करेंगे। दिए गए चित्र में, चित्र के अनुसार व्यास बराबर, व्यास कितना होता है? त्रिज्या का डबल। तो यहाँ पर व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? त्रिज्या का दुगुना, 2 गुना त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर ये है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसको आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो त्रिज्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी। अब दी गई आकृति का परिमाप, तो परिमाप निकलेगा, एक तो ये व्यास की जो लंबाई है ये जुड़ेगी परिमाप में, और अर्धवृत्त का जो परिधि है वो, तो परिधि कितनी होती है वृत्त की? 2πr, और परिधि का आधा, अर्धवृत्त है आधा, तो 1/2 गुणा 2πr, आधा हो गया परिधि का, तो 2πr का आधा हो गया, और इसमें ये व्यास जुड़ जाएगा, व्यास यानी 2r, त्रिज्या का डबल, तो ये परिधि आ जाएगी। तो यहाँ जब इसको देखेंगे, मान रखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ सवाल में 1/2 गुणा 2πr, ये तो हो गई आधा वृत्त, प्लस 2r, ये हो गया व्यास की लंबाई, सर्किल जो वृत्त है उसके व्यास की लंबाई। तो यहाँ पर r 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 1/2 गुणा 2πr, 2 आ गया, पाई का हो गया 22/7। पाई की वैल्यू पता है? पाई का मान 22/7 होता है इसका। यदि पाई आ गया है कहीं पर और उसका मान दे नहीं रखा है तो उसका मान 22/7 होता है, ये याद रखने की बात है। गुणा r आ जाएगा 5, प्लस 2r, 2 गुणा 5, और जब इसको सॉल्व किया तो 22/7 गुणा 5 प्लस 10, और फिर ये आ गया 110/7 प्लस 10। इसका लैसे निकाल लेंगे तो 180/7 आ गया, 180 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25.7 सेमी। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो बंद बाउंड्री है उसका परिमाप आ गया 25.7 सेंटीमीटर। यही उत्तर है इसका। अब है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, बड़ा नंबर पहले और छोटा उसके बाद, फिर उससे छोटा, फिर अंत में सबसे छोटा। तो 3 संख्याएं 3 भिन्न दे रखी हैं, इनको अवरोही क्रम में रखना है। तो अवरोही क्रम में रखने के लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इनको तुल्य भिन्न में परिवर्तन करना पड़ेगा। और तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे इनकी? तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं? जिनके हर, जिनकी जो नीचे की बटे में नीचे की जो संख्या है, हर जिसको बोलते हैं, वो बराबर होनी चाहिए। और वो बराबर निकालने के लिए इन तीनों की हर जो संख्या है उनका लैसे निकलेगा, लघुत्तम समापवर्त निकलेगा। यानी 9, 3 और 21 का लैसे निकालेंगे। तो 9, 3 और 21 का लैसे इस तरह से निकल जाएगा, सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो 3 गुणा 3 गुणा 7, 63 इनका लैसे आ जाएगा, 9, 3 और 21 का। और नीचे यानी कि तीनों की जो हरों में हमको 63 करना है, ऐसी संख्या से तीनों की हर का गुणा करना है कि तीनों में 63 आ जाए। नीचे भिन्न, तीनों जो भिन्न है उनमें नीचे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो था 2/9, जब 2/9 में 9 जो नीचे हर की संख्या है उसको 7 से गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। 7 ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पे 9 का 63 बन जाएगा। और जब नीचे 7 से गुणा किया है भिन्न में, तो बराबर बैलेंस रखने के लिए हमको ऊपर भी, अंश में भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 गुणा 2 किया तो 14 ऊपर, और नीचे आ गया 63। इसी तरह से 2/3 में हर को जब 63 बनाना है तो इसको 21 से गुणा करेंगे, और जब तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा नीचे। लेकिन जब 21 से नीचे हर में गुणा किया है तो ऊपर भी 2 को 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा
42/63। इसी तरह से जो 8/21 है, इसमें 21 को 63 बनाने के लिए हमें 21 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। लेकिन इस 8/21 की तुल्य भिन्न हमको बनानी है जिसमें 63 है, तो ऊपर भी 8 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से 8/21 की तुल्य भिन्न हो गई 24/63, समान भिन्न इसकी जैसी। अब ये तीनों भिन्न हो गई हैं तुल्य भिन्न, 14/63, 42/63 और 24/63। अब आप आराम से देख सकते हैं इनमें सबसे बड़ी जो भिन्न है वो हो गई 42/63, उससे छोटी भिन्न है 24/63 और उससे छोटी है 14/63। तो अवरोही घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी सबसे पहले 42/63, यानी कि 2/3 सबसे पहले आएगी। उसके बाद 24/63 आएगी, यानी 24/63 का मतलब 2/9, और इसके बाद 14/63 यानी कि 8/21 सबसे बाद में आ जाएगी। ये आपका अवरोही क्रम हो गया तीनों भिन्नों का। अब है प्रश्न संख्या 12। एक डब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। कंचों पर नंबर लगे हुए हैं। एक कंचे पर 1 नंबर लगा हुआ है, दूसरे कंचे पर 2 नंबर, तीसरे पर 3 नंबर, चौथे पर 4 नंबर, पाँचवें पर 5 नंबर और एक कंचा है उस पर 6 नंबर लगा हुआ है। तो कंचा कोई भी निकालेंगे तो या तो 1 आएगा, बिना देखे जब निकालेंगे डिब्बे में से, तो या तो हमारे हाथ में कोई 3 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है। यानी कि 6 कंचों में से कोई 6 तरह के रास्ते हैं, 6 तरह की संभावनाएं हैं। 6 में से कोई भी एक कंचा निकल के आ सकता है, 6 तरीक़ों में से। तो यहाँ हल करेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे। चूँकि सारे कंचों पर अलग अलग संख्याएं अंकित हैं, अतः 6 कंचों में से एक कंचा निकालने के 6 रास्ते हैं। अतः कंचे निकलने की कुल घटनाएं हो जाएंगी 6, और 2 अंक वाला कंचा निकालने का एक ही तरीका है, 2 अंक वाला। तो प्रायिकता 2 अंक वाले कंचे को डिब्बे में से निकालने की अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1/6। इसी तरह से 5 अंक वाला कंचा निकालने का भी एक ही तरीका है। तो 5 अंक वाले कंचे को डिब्बे में से निकालने की अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब है प्रश्न संख्या 13। 2 संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है। कोणों के माप को ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसको। 3 अंक का प्रश्न है। माना छोटे अंक कोण की माप x डिग्री है। छोटा कोण x डिग्री का है, तो बड़ा कोण कितने का हो जाएगा प्रश्न के अनुसार? x + 44 डिग्री। 44 डिग्री बड़ा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हो गया x + 44 डिग्री। अब हमें ये दे रखा है कि दोनों कोण संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं? दोनों ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री है। तो ये दोनों संपूरक कोण हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे और इसको बराबर करेंगे 180 के। तो दोनों को जोड़ दो, x डिग्री + x + 44 डिग्री बराबर 180। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x डिग्री + x डिग्री + 44 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये आ गया 2x बराबर 180 - 44, और 2x बराबर आ जाएगा 136, और x बराबर आ जाएगा 136/2 यानी कि 68 डिग्री। तो छोटा कोण x डिग्री तो आ गया 68 डिग्री, x डिग्री जो है वो आ गया 68 डिग्री, और बड़ा कोण में 44 डिग्री और जोड़ दो 68 में, तो ये हो जाएगा 112 डिग्री।
प्रश्न संख्या 14, एक आयत की लंबाई 40 मीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं और उसकी लंबाई लिख दी 40 मीटर और इसके विकर्ण की लंबाई भी है 41 मीटर, चित्र में आपको दिख रहा है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप के लिए दोस्तों, परिमाप होता है बाउंड्री, आयत की पूरी जो बाउंड्री है वो कितनी है। तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के जोड़े बराबर होते हैं। तो इसमें एक भुजा तो हमको दे रखी है 40, इसके सामने वाली भी 40 हो गई, लेकिन इसकी चौड़ाई BC या DA दे नहीं रखी है, पहले वो निकालनी है, उसके बाद में इसका परिमाप निकल जाएगा। परिमाप कैसे निकलेगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे BC, और BC निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय काम में लेनी पड़ेगी। यहाँ देखिए आधार दे रखा है, AB दे रखा है और AC दे रखा है कर्ण इस त्रिभुज में ABC के अंदर। तो शुरुआत से ही सवाल कर लेते हैं हल। चित्रानुसार माना ABCD एक आयत है, ये ABCD आयत हमको बताई रखा है, जिसमें AB बराबर 40 सेंटीमीटर या 40 मीटर और AC बराबर है 41 मीटर। यहाँ देखिए 41 मीटर है, ये 21 गलत प्रिंट हो गया है। हमें आयत का परिमाप निकालने के लिए आयत की दूसरी भुजा BC की माप चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम जानते हैं कि विकर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सवाल। यहाँ AC हो गया हमारा 41 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। और फिर ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है इसमें, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो पहले एक बार तो प्लस में आ जाएगा 41 प्लस 40, और एक बार गुणा हो जाएगा 41 माइनस 40। तो यहाँ पर BC स्क्वायर आ जाएगा 81 गुणा 1 बराबर 81, और BC स्क्वायर हो गया 81 यानी कि 9 का स्क्वायर, और जब वर्गमूल निकालेंगे दोनों तरफ का तो BC आ जाएगा 9 मीटर। ये आ गई इस आयत में BC की नाप। BC और AD बराबर हैं। तो अब हमारे पास AB आ गया, मतलब दोनों तरफ की दोनों जो चारों भुजाएं हैं उनकी लंबाई, उनकी माप हमारे पास आ गई है आयत की। तो परिमाप बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं चारों भुजाओं का योग करके। तो आयत का परिमाप 2 गुणा AB प्लस BC। AB यहाँ 40 है और BC 9 है, दोनों का जोड़ के 2 से गुणा हो गया तो आ गया ये 98 मीटर। प्रश्न संख्या 15, एक रेखा AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। एक रेखा खींचेंगे, रेखा खींचनी है हमें, प्रश्न जो कह रहा है वो करना है, और इसके बाहर AB को छोड़कर कहीं पर भी एक बिंदु C लेना है। केवल पैमाना यानी स्केल, रूलर और प्रकार जो होता है का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ ये चरण देखिए, निम्न प्रकार से चरण हमको अपनाने पड़ेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले एक रेखा खींच लो AB। यहाँ देखिए 2 पॉइंट लाल रंग के लगा रखें, ये रेखा खींच दी, उस पर कोई बिंदु P ले लिया और AB रेखा के बाहर
यानी ए बी से ऊपर एक सी बिंदु ले लिया है। देखिए चित्र में स्क्रीन पर सी पॉइंट है, उससे इस पी को मिला दिया, पी सी को, सी पी को मिला दिया, पी को केंद्र बनाया, प्रकार ले लिया, प्रकार लेकर, और एक चाप प्रकार में पेंसिल लगाकर एक किसी भी नाप का चाप भर लिया और उस चाप को खींच लिया। ए बी और पी सी को क्रमशः एक्स और वाई पर ये काट रहा है। अब बिंदु सी को, अब सी पर भी यही काम करना है, वहाँ भी इसी चाप, इसी नाप का चाप काटना है। बिंदु सी को केंद्र मानकर चरण 3 में ली गई त्रिज्या के बराबर का, जो यहाँ चाप जितनी लंबाई जो प्रकार में हमने ली है उतनी ही लंबाई, उतनी ही त्रिज्या के बराबर का एक चाप खींचेंगे सी से, सी को केंद्र बनाकर, जो रेखाखंड पीसी को क्यू पर काटेगा। अब पांचवा पॉइंट है, पांचवा चरण है, केंद्र क्यू से एक्स वाई के बराबर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। केंद्र क्यू से भी एक यही चाप, इसी नाप का चाप खींचना है, जो चरण 4 में खींचे गए चाप को आर पर काटता है। अब सी आर को मिला देंगे और इसकी दोनों दिशाओं में बढ़ा देंगे, इसको दोनों दिशाओं में इसकी, इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। यही अभिष्ट समांतर रेखा है। अब है प्रश्न संख्या 16। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जहां मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू 90 डिग्री, क्यू आर दे रखा है 8 सेमी और पी आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, cm यानी सेमी। यहाँ समकोण त्रिभुज बनाना है, तो देखिए समकोण त्रिभुज, पहले तो कच्चा रफ चित्र बना लो, सबसे बढ़िया काम रहेगा, और उस पर जो कुछ दे रखा है वो अंकित कर लो, वो लिख लो, तो एक रफ आइडिया दिमाग में आ जाएगा किस तरह से अब हम लोग इसकी रचना करेंगे। तो यहाँ दे भी रखा है, निम्न चरणों में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे। सर्वप्रथम एक रफ चित्र खींचेंगे और उस पर प्रश्न में दिए गए माप अंकित करेंगे। ये माप अंकित कर दिए हैं। 10 सेंटीमीटर का कर्ण है, 8 सेंटीमीटर की आधार है और 90 डिग्री का कोण है। अब एक रेखाखंड क्यू आर 8 सेंटीमीटर खींचा, मेजरमेंट क्यू आर क्यू एक्स 90 डिग्री खींचे। अब आर को केंद्र मानकर, अब देखिए यहाँ जो चित्र है ये बना रखा है हमने प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से। आर को केंद्र मानकर पी आर बराबर 10 cm 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे, जो क्यू आर को बिंदु पी पर काटता है। पी आर को मिला देंगे। इस प्रकार चित्र में दिखाए अनुसार अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हो जाता है। ये पी क्यू आर तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, समझने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है कि इनको समझाने का अलग से वीडियो बनाऊं। अभी केवल आपके एग्ज़ाम का टाइम है, तो उसके लिए पेपर बना रहा हूं और पेपर में सॉल्यूशंस दे रहा हूं और लिमिटेड इनको समझा भी रहा हूं। प्रश्न संख्या 17, व्यंजक 2 × a² + ab + 3 - ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है। 3 अंक का प्रश्न है। तो सर्वप्रथम व्यंजक 2 × a²
प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी को सरल करेंगे तो आ जाएगा, इसको खोल देंगे, 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इसको खोल देंगे तो यहाँ देखिए 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ए बी, तो सरल करेंगे 2a² आ गया प्लस 2ab प्लस का है और माइनस ए बी, तो ये ए बी रह जाएगा, एक सिंगल ए बी रह जाएगा प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2a² प्लस ए बी प्लस 3। अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर a का मान 5 रखेंगे और b का -3 रखकर इसका मान निकालेंगे। तो देखिए सरल किया हुआ व्यंजक है 2a² प्लस ए बी प्लस 3 में a बराबर 5 और b बराबर -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ये यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 38। अब है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित को हल कीजिए। 2 आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। पहला है, किसी सम द्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? आधार कोण बताने हैं। और इतना याद रखो कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न और है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है? ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 18 नंबर का जो प्रश्न है 4 अंक का प्रश्न है। तो सबसे पहला करेंगे, पहले तो माना आधार कोण बराबर x डिग्री तथा शीर्ष कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों कोण हो गए x डिग्री और 40 डिग्री। तीनों का योग x डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर किसके बराबर है? ये 180 डिग्री के। यहाँ लिख भी दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ x और x 2 हो गए, 2x प्लस 40 बराबर 180, और दोनों तरफ से जब 40 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए घटाया है 40, तो समीकरण जो इक्वल है, इक्वल का साइन है, उसके बाईं साइड में 2x रह गया और दाईं साइड में 140 रह जाएगा। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देंगे, तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में 2 से भाग दे दिया है, तो बाएं पक्ष में 2x में भाग दिया 2 का, तो x आ जाएगा, और दाएं पक्ष में समीकरण के दाएं पक्ष में जब 140 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 70। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के प्रत्येक कोण हो जाएंगे 70 डिग्री के। x आ गया हमारा 70, तो x डिग्री 70 डिग्री आ जाएगा। अब 18वें प्रश्न का दूसरा जो है आंतरिक खंड का प्रश्न, उसका हल है ये। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, तो लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 अधिक, तो 3 गुना हो गई 3x और उससे भी 4 अधिक हो गई 4 प्लस कर दिया, तो लक्ष्मी के पिता की आयु हो गई 3x प्लस 4 वर्ष। परंतु प्रश्न अनुसार लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, 49 वर्ष दे रखी है, तो इक्वेशन बन गई है। देखिए दोस्तों, 3x प्लस 4 बराबर 49, और जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों में से 4 घटाया है, पहले 4 घटाया है, तो बाएं पक्ष में समीकरण के बाएं पक्ष में 3x प्लस 4 में से -4 किया है तो 3x आ गया, और दाएं पक्ष में 49 माइनस 4 करेंगे तो 45 आ गया। अब हमें बाएं पक्ष में केवल चर x रखना है, x लेना है, तभी तो हमें x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ दोनों पक्षों को 3 से भाग दे दिया है, 3 से भाग दिया तो बाएं पक्ष में 3x/3 यानी कि x, और दाएं पक्ष में 45/3 यानी कि 15 आ जाएगा। इस तरह से x हमारा आ गया 15। अब है प्रश्न संख्या 19 में भी आंतरिक खंड के 2 प्रश्न हैं। चाक पाउडर में कैल्शियम
कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10, 3 और 12 होता है। इसमें कार्बन की मात्रा प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। 19वें का दूसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, चॉक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। तो पहला वाला कर लेते हैं। 19वें का पहले का उत्तर है, ये पहला हल करेंगे। दिया हुआ है चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है 10, 3 और 12। तो अनुपातों का योग करेंगे तो प्राप्त होगा 10 + 3 + 12 = 25। तो चॉक में कार्बन का भाग हो गया 3/25, कार्बन का प्रतिशत हो जाएगा 3/25 × 100, यानी कि 12%। ये प्रतिशत आ गया कार्बन का चॉक के अंदर। और दूसरा प्रश्न है, चॉक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, अर्थात चॉक पाउडर में कार्बन की मात्रा संख्यात्मक रूप से अनुपात के बराबर है, यानी अनुपात भी इसका 3 है और वज़न भी 3 ग्राम है। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर इसको तुलना की जाए तो सभी जो अनुपातों का योग के बराबर ही वही संख्या वजन की भी आएगी। तो अनुपातों का योग 25 है तो इसका वज़न भी 25 ग्राम आएगा। तो चॉक की छड़ी का भार कुल अनुपात 25, अर्थात चॉक की छड़ी का भार 25 ग्राम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, ये भी आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। इसमें पहला है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये 9/2 गुणा -7/4 का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पर, इनको गुणा कर दिया, अंश को अंश से गुणा कर दिया दोनों भिन्नों की, और दोनों भिन्नों की हर को हर से गुणा हो जाएंगी, और गुणा हुआ के ये आ जाएगा -63/8। ये उत्तर है। 20वें का दूसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, -5/7 और -3/8 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों के हर को समान करेंगे। इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम करना क्या है, दोनों को तुल्य भिन्न बनाना है। दोनों के हर बराबर करने हैं। दोनों के हर बराबर करने के लिए दोनों की हर का लसागु निकालना पड़ेगा। तो लसागु 7 और 8 का लसागु हो जाएगा 56। तो यहाँ 7 को 56 बनाने के लिए हमें 8 का गुणा करना है। हर में 8 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5/7 -5/7 में हर में और अंश में 8 का गुणा करने के बाद में ये भिन्न आ जाएगी -40/56। और -3/8, नीचे 8 है, इसको भी 56 बनाना है। हमने जब पहली भिन्न की हर 56 बनाई है तो इसकी को भी 56 बनाएंगे। तो इसमें जो 8 है इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। जब 7 से नीचे गुणा किया है तो अंश में भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो -3/8 हो जाएगा -21/56। और इनके बीच में अब परिमेय संख्याएं देखिए, -40/56 के बाद -39/56, -38/56, -37/56, ऐसे एक एक को जोड़ते जाएंगे। तो -21/56 जो दूसरा भिन्न है उस तक में ये परिमेय संख्याएं आ गई हैं। उपरोक्त सभी संख्याएं जो सभी परिमेय संख्याएं हैं ये -5/7 और -3/8 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। इनमें से कोई भी परिमेय संख्याएं ले लो, 2, जैसे -37/56 और -22/56 ये ले लिए। इनको काट पीट के और संख्या निकल जाएंगी। अब है
प्रश्न संख्या 21, छठी और सातवीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। जनमत संग्रह कराया है। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए, विद्यार्थियों की संख्या 43 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाल रंग को पसंद किया है कि स्कूल के भवन का रंग लाल होना चाहिए, और उस विद्यालय के 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हरे रंग को पसंद किया है। 55 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीला रंग पसंद किया है। 49 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीला रंग पसंद किया है, और 34 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नारंगी रंग को पसंद किया है। तो दंड आलेख एक ग्राफ बनाना है। दंड आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया गया है और कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया गया है, कुल कितने रंग हैं और वे क्या हैं। दंड आलेख बना लेते हैं नीचे। ये देखिए दंड आलेख बना हुआ है, स्क्रीन पर देखिए। अब यहाँ आप पढ़ लीजिए इसको। सर्वप्रथम एक उपयुक्त पैमाना लेंगे। स्केल ले लिया है, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। स्केल को 0 से प्रारंभ करेंगे। चूँकि आंकड़ों में सबसे बड़ा मान 55 है, अतः स्केल को 55 से कुछ अधिक ले लेंगे। तो ऐसा करते हैं 60 तक का इसको ले लेते हैं। अक्ष पर समान विभाजनों डिविजन्स का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 10 की वृद्धि 10-10 के इसमें गैप बना लिए। 10-10 से इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे 0 के बाद 10, फिर 10 जोड़ दिया, 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको बांट दिया है। और हम जानते हैं कि सभी दंड बार्स 0 और 60 के बीच में स्थित होंगे, क्योंकि 55 है मैक्सिमम, अधिकतम। तो 55 से ऊपर जाएगा नहीं, तो 60 से बाहर जाएगा नहीं। 60 के, 0 के और 60 के बीच में ही रहेगा। हम स्केल को इस प्रकार चुनेंगे ताकि 0 और 60 के बीच की लंबाई न तो अधिक छोटी हो और न ही अधिक बड़ी हो। यहाँ हम 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी ले लिए हैं। फिर आकृति में दर्शाए अनुसार दंड आलेख को खींचेंगे और नामांकित करेंगे। अब दंड आलेख को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब निष्कर्ष हमसे जो पूछे थे, नीले रंग को निरूपित करने वाला दंड सबसे लंबा है। यहाँ देखिए नीले रंग का दंड है वो सबसे लंबा है, और हरे रंग का निरूपित करने वाला दंड सबसे छोटा है। तो नीले रंग का सबसे ज़्यादा मनपसंद रंग हो गया, और हरा रंग सबसे कम पसंद का रंग है, हरा रंग, और नीला सबसे ज़्यादा पसंद का रंग है। दंड आलेख के क्षैतिज अक्ष को देखकर कह सकते हैं कि यहाँ 5 रंग हैं। ये देखिए यहाँ पर दंड आलेख को गिन लीजिए। लाल वाला दंड, हरा, नीला, पीला और नारंगी, 5 रंग हो गए। 5 दंड हैं तो 5 तरह के रंग हो गए। अब है प्रश्न संख्या 22। 30 मीटर भुजा वाले एक आयताकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ज्ञात कीजिए पहला पथ का क्षेत्रफल, दूसरा ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। 5 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ देखिए ये हमने डायग्राम चित्र बना दिया है, रफ चित्र बना दिया है, जिसमें बाहर इसकी जो वर्गाकार है, ये चारों तरफ की जो भुजाएं हैं बराबर की हैं। तो ABCD ये बगीचे की परिसीमा है, और एक भुजा की लंबाई इसकी 30-30 मीटर की भुजाएं हैं चारों, चित्र में देखिए। और 1-1 मीटर देखिए यहाँ
भीतर की ओर 1 मीटर का चौड़ा पथ बना हुआ है। तो यहाँ 1-1 मीटर का चौड़ा पथ चारों तरफ इसमें बना हुआ है। तो अंदर की जो साइज़ बच गई है हमारे पास में 1-1 मीटर कम हो गई, 1 मीटर नीचे से और 1 मीटर ऊपर से कम हो गई। तो अंदर की जो भुजा है उसकी 30 की जगह 2 मीटर कम हो गई, उसमें 28 मीटर की इसकी भुजाएं रह गई हैं। तो अब पथ का क्षेत्रफल बताना है। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ABCD बाहर के वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल। अंदर का वर्ग है PQRS, जिसकी भुजा है प्रत्येक 28 मीटर की। तो यहाँ देख लीजिए ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल, यानी कि 30 का स्क्वायर हो गया, 30 का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, और PQRS का क्षेत्रफल हो गया 28 का वर्ग। और इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हल करेंगे। तो A प्लस बी एक बार आएगा A माइनस बी। तो यहाँ A प्लस बी हो गया 30 प्लस 28 और A माइनस बी हो गया 30 माइनस 28। तो ये 30 प्लस 28 तो हो गया 58 और 30 माइनस 28 हो गया 2। 58 गुणा 2 यानी कि 116 वर्ग मीटर, यही इसका उत्तर है। दूसरा है बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि PQRS का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल PQRS का क्षेत्रफल कितना है? 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर आएगा 784 स्क्वायर मीटर। इस पर खर्चा कितना हुआ है? 40 रुपये प्रति मीटर प्रति स्क्वायर मीटर की दर से खर्चा निकालना है घास लगवाने का। तो इस क्षेत्रफल को 40 से गुणा कर देंगे 784 को, तो आ जाएगा 31,360 रुपये 31,360 इसका खर्चा आ जाएगा बगीचे के शेष भाग के क्षेत्रफल का खर्चा। अब है प्रश्न संख्या 23। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। देखिए एक टेस्ट हो रहा है कक्षा में, नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, जिसमें जहाँ गलत करने पर प्रश्न को अंक कटते हों वो एग्ज़ाम कहलाता है नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट। तो यहाँ पर 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यदि गलत हो गया है ना तो -2 यानी 2 अंक कम हो जाएंगे। यदि पेपर में कुल मिला के हमारे 10 नंबर आ रहे हैं और एक प्रश्न गलत हो गया है तो 2 नंबर कम कर देगा, उस 10 में से 8 नंबर ही रह जाएंगे। एवं प्रयत्न नहीं करने पर यदि हमने कोई नहीं आ रहा है उस प्रश्न को छोड़ दिया है तो उसमें हमको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, यानी 0 मिलेगा उसमें। तो यहाँ ये 3 प्रश्न करने हैं, आंतरिक खंड के प्रश्न हो गए। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? दूसरा, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं। 10 प्रश्न हैं कुल मिला के, उसके द्वारा प्राप्त कितने अंक हैं? हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें 2 का उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत हैं, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले मोहन द्वारा सही किए गए 4 प्रश्नों के अंक तो हो जाएंगे 4 गुणा 5, 5 अंक का 5 नंबर का प्रश्न है, 4 प्रश्न उसने सही किए हैं तो 20 नंबर तो ये हो गए। और गलत करे गए प्रश्न 6 प्रश्न हैं वो गलत कर दिए, तो 6 के -2 मिले, तो यानी -12 नंबर यहाँ हो गए, -12 कम हो जाएंगे। तो 20 नंबर में से 12 कम हो गए, तो इसके कुल नंबर हैं 8 नंबर इसको प्राप्त हुए हैं।
दूसरा प्रश्न है, रेशमा द्वारा सही किए गए 5 प्रश्नों के अंक। तो सही प्रश्न है, एक प्रश्न का अंक है 5, तो 5 प्रश्नों के अंक हो जाएंगे 5 गुणा 5 बराबर 25 अंक। और गलत प्रश्न किए हैं इसने 5, उनमें कटेंगे इसके -2, तो उनमें इसको मिले -10। 5 गुणा -2 यानी -10 अंक, यानी 25 अंक तो सही के और 10 गलत करने के कट गए हैं। तो 25 में से 10 माइनस हो गए, तो इसको कुल अंक प्राप्त हुए हैं 15। और हिना के द्वारा अंक प्राप्त कितने किए गए, देखिए हिना द्वारा सही किए गए 2 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्नों के अंक हो गए 2 गुणा 5 यानी 10। और गलत कर दिए इसने 5 अंक, 5 प्रश्न गलत कर दिए, तो एक प्रश्न के -2 के हिसाब से 5 गुणा -2 यानी -10। 10 तो मिले और 10 ही कट गए, तो इसको परीक्षा में अंक प्राप्त हुए हैं 10 - 10 बराबर 0 अंक। दोस्तों, इसी के साथ कक्षा 7 विषय गणित के परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।